हाउ यू फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे अगले वीडियो सेगमेंट में। आज मैं बात करूंगा सेक्शन 51 ऑफ इंडियन ईजमेंट एक्ट। जो सेक्शन 51 है वो क्या कहता है, वो कहता है रिवाइवल ऑफ ईजमेंट। मतलब कि एक बार ईजमेंट अगर ख़त्म हो गई तो उसको कैसे वापस लेकर आ सकते हैं। ये सेक्शन 51 बताता है कि कौन कौन सी कंडीशंस होंगी जो कि अगर फुलफ़िल होंगी तो ऐसा माना जाएगा जो ईजमेंट है वो फिर से वापस आ गई है। ये सारी कंडीशन जो हैं, ये सारी शर्तें जो हैं सेक्शन 51 में मेंशन है। इसको हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इंडियन ईजमेंट एक्ट के ऊपर पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हो। हमारी प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको इंडियन ईजमेंट एक्ट की प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगी। जो सेक्शन 51 है इंडियन ईजमेंट एक्ट रिवाइवल ऑफ ईजमेंट, इसमें 3 तरह की ईजमेंट का जिक्र किया गया है कि अगर 3 तरह से जो ईजमेंट है वो ख़त्म होंगी तो उसको रिवाइव किया जा सकता है। ओके, हमने एक्सटिंक्शन की जो वीडियोस बनाई थी, पिछली दो पार्ट्स बने थे, उनमें हमने एक डिस्कस किया था सेक्शन 45, 46 एंड 47। ओके, ये 3 सेक्शन जो है हमने एक्सटिंक्शन में डिस्कस किए थे ईजमेंट के। मतलब कि ईजमेंट ख़त्म कैसे होगी, ये 3 सेक्शन में डिफाइन था कि ईजमेंट इस तरह भी ख़त्म हो सकती है, 45, 46 एंड 47। जो सेक्शन 51 है इंडियन ईजमेंट एक्ट का, ये इन तीनों तरह की ईजमेंट को वापस लेकर आ सकता है। ये कहते हैं अगर ये तीनों जो होंगे, ये 3 तरह की ईजमेंट है वापस लाई जा सकती हैं, लेकिन इनको वापस लाने में भी कुछ कंडीशन होंगी कि ये तभी वापस रिवाइव हो सकती हैं जब इनमें जो है इन सेक्शन की कुछ कंडीशन जो है वो फुलफिल होंगी। वो सेक्शन 51 में डिफाइन है। सेक्शन 51 कहता है जो सेक्शन 45 है, 46 एंड 47 है, इन तीनों ईजमेंट को हम वापस लेकर जो है आ सकते हैं, लेकिन इनमें कुछ है कंडीशंस होंगी। वो कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 45 की। जो सेक्शन 45 है वो क्या कहता है? सेक्शन 45 हमने डिस्कस किया था, वो कहता था कि एक्सटिंक्शन बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ अदर हेरिटेज। देखिए फ्रेंड्स, जब किसी प्रॉपर्टी की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, मतलब प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है, तब जो है ईजमेंट ख़त्म हो जाएगी। ये सेक्शन 45 में मेंशन है। लेकिन जो सेक्शन 51 क्या कहता है रिवाइवल का? 51 रिवाइवल का ये कहता है कि अगर वो जो ईजमेंट, अगर वो प्रॉपर्टी जो ख़त्म हो गई है, ओके, अगर वो 20 साल से पहले, ये याद रखिएगा, 20 साल से 20 ईयर्स से पहले उसी सेम जगह पर वहीं पे वो प्रॉपर्टी बन जाती है, तो जो ईजमेंट होगी वो फिर से वापस आ जाएगी। ओके, सेक्शन 45 कहता था अगर कोई प्रॉपर्टी होगी जिसके ऊपर जो है ईजमेंट दी गई है या फिर जिसके लिए दी गई है, ये दोनों प्रॉपर्टी की बात करता है सेक्शन 45, ना कि एक प्रॉपर्टी की। दोनों प्रॉपर्टी की बात करता है, दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, चाहे दोनों हो सकती है। सेक्शन 51 कहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, मतलब कि वो ख़त्म हो गई थी, जिसके ऊपर लीज दी गई थी या फिर जिसको लीज दी गई थी, वो प्रॉपर्टी जो थी वो ख़त्म हो गई। ओके, अब वो प्रॉपर्टी फिर से 20 साल के अंदर वहाँ पे आ गई। अब अगर वो प्रॉपर्टी 20 साल के अंदर वहाँ पे आ जाएगी तो जो ईजमेंट होगी वो फिर से वापस रिकवरी में आ जाएगी, रिवाइवल हो जाएगी, वो ईजमेंट फिर से शुरू हो जाएगी। सो इसमें ये याद रखना, 20 ईयर से पहले वो दोनों प्रॉपर्टी जो है वही सेम जगह पर कंस्ट्रक्ट होनी चाहिए, सेम साइट पे कंस्ट्रक्ट होनी चाहिए। रीबिल्ट अगर हो गई तो जो है ईजमेंट जो है रिवाइव हो जाएगी। मैं इसको एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। ए एंड बी 2 व्यक्ति थे। ए कौन था? ए सर्वेंट ओनर था और बी कौन था? डोमिनेंट ओनर। ओके, ए के पास क्या थी? सर्वेंट हेरिटेज थी। बी के पास क्या थी? डोमिनेंट हेरिटेज थी। ओके, ए ने बी को अपनी प्रॉपर्टी से रास्ता दिया था ताकि वो अपने घर तक जा सके, वो अपने घर में जा सके। अब क्या आता है? अब अर्थक्वेक आता है और उसका घर जो है, बी का घर क्या हो जाता है? बी का घर ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है, वो टूट जाता है, सारा टूट जाता है। ओके,
सब बी क्या करता है, बी कहता है कि छोड़ो, मैंने यहाँ पे घर लेना है, मैंने दोबारा से नहीं बनाना यहाँ पे घर, वो कहीं और रहने लग जाता है, कहीं और जाकर वो रहने लग जाता है। फिर उसके 10 साल के बाद उसके मन में ख्याल आता है कि नहीं यार, वो भी मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने उसको बनाना चाहिए, उसको बनाना चाहिए, वहाँ पे भी मुझे जाना चाहिए कभी कभी। वो क्या करता है, वो उस प्रॉपर्टी को रीबिल्ड कर देता है विद इन द 10 ईयर्स, मतलब कि 10 साल के अंदर अंदर वहाँ पे फिर से वो प्रॉपर्टी क्या बना देता है। अगर वो 10 साल के अंदर अंदर फिर से प्रॉपर्टी बना देगा वहाँ पे, तो उसको राइट टू वे जो ए ने बी को दिया था उसको फिर से मिल जाएगा, ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी तक जा सके। ओके, अगर मैंने इसमें कंडीशन थी 20 साल के अंदर अंदर, लेकिन इसने 10 साल में अंदर अंदर ही बना लिया, रीबिल्ट कर लिया, तो ये क्या होगी, ये रिवाइव ऑफ ईजमेंट हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल इसी कंडीशन में, इसी सर्कमस्टांसिस में जो बी है, बी कहीं और घर ले लेता है और 20 साल के बाद आता है कि मैं यहाँ पे अपना घर फिर से कंस्ट्रक्ट करूँगा, तो क्या उसको ईजमेंट का राइट मिलेगा? नहीं, उसको ईजमेंट का राइट नहीं मिलेगा तब, क्योंकि जो है ईजमेंट का राइट तभी मिलता है जब वो 20 साल के अंदर अंदर 20 साल के अंदर अंदर जो है वो फिर से रीबिल्ड करता है वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी। ओके फ्रेंड्स, सो ये था 51 सेक्शन के अंडर, 51 सेक्शन के अंदर रिवाइवल ऑफ ईजमेंट का सेक्शन 45 का पार्ट। अब बात करते हैं सेक्शन 46 की। सेक्शन 46 में जो मैंने बताया था एक्सटिंक्शन में, वो क्या बताया था, वो बताया था यूनिटी ऑफ ओनरशिप। यूनिटी ऑफ ओनरशिप होता है दोनों हेरिटेजेस जो होंगी, सर्वेंट हेरिटेज या डोमिनेंट हेरिटेज, इन दोनों हेरिटेजेस का, दोनों प्रॉपर्टीज़ का एक मालिक बन जाएगा, तब उसको कहते हैं यूनिटी ऑफ हेरिटेज। वहाँ पे कोई भी राइट टू वे का कोई भी मसला ही नहीं रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका कोई फील्ड है, ओके, आपके फील्ड से कोई व्यक्ति जा रहा है, अपने घर तक जा रहा है, अगर वो आपसे फील्ड भी परचेज कर ले, घर भी परचेज कर ले, तो उसको हम राइट टू वे नहीं दे सकते, क्योंकि वो उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी बन जाएगी। इसी तरह जो सेक्शन 51 है, उसका जो सेक्शन 46 का पार्ट है, वो क्या कहता है, अगर सेक्शन 46 में बात की गई थी यूनिटी ऑफ कमांड की, एक व्यक्ति दो प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा। इसमें यह कहा गया है कि अगर एक व्यक्ति दो प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा, लेकिन अगर कोर्ट को ऐसा लगेगा कि ये बंदा जो है ये प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, दोनों प्रॉपर्टी का कोई भी सर्कमस्टांसिस से मालिक नहीं है, तो कोर्ट क्या कर देगी, कोर्ट जो है उस ओनरशिप को कैंसिल कर देगी, और जो पहले ईजमेंट हुई थी वो फिर से क्या हो जाएगी, वो फिर से रिवाइव हो जाएगी, वो फिर से अपनी होंद में आ जाएगी। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ए एंड बी दो व्यक्ति हैं। ओके, ए के पास क्या है, ए के पास राइट है बी के फील्ड से जाने का अपने घर तक। ए के पास राइट था बी के फील्ड से जाने का अपने घर तक। ए क्या करता है, अपने घर को सी को मॉर्गेज कर देता है। ओके, अपने घर को सी को मॉर्गेज कर देता है, बी अपने फील्ड को सी को मॉर्गेज कर देता है, जिससे ए गुजरता था। अब दोनों प्रॉपर्टी किसके पास आ गई, दोनों प्रॉपर्टी अब आ गई सी के पास। ओके, जिससे वो जा रहा था, जिसके ऊपर से ए को राइट टू वे मिला था, वो क्या कर दी, बी ने सी को दे दी, और जो घर में जा रहा था ए, उसने अपना घर भी क्या है, सी को मॉर्गेज कर दिया। अब सी ने क्या किया, इन दोनों मॉर्गेजेस को एज ए सेल में बदल दिया, मतलब कि उसने परचेज कर ली वो दोनों प्रॉपर्टी। अब दोनों प्रॉपर्टी का कौन मालिक बन गया, दोनों प्रॉपर्टी का मालिक बन गया सी। ये होगी यूनिटी ऑफ ओनरशिप। अगर कोर्ट को लगेगा कि सी जो है, सी ने धोखे से ये ओनरशिप ली है, या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन से कोर्ट को लगेगा कि ये जो है ये नहीं मानी जाएगी, सेल ओनरशिप नहीं मानी जाएगी, तो कोर्ट जो है अपनी डिग्री से कह सकती है कि हाँ नहीं, ये ओनरशिप नहीं है, और ईजमेंट जो है वापस दी जाए, ए को वापस दी जाए, और फील्ड जो है बी को वापस दिया जाए। ओके, ए को अपना घर मिल जाएगा, बी को अपना फील्ड मिल जाएगा, फिर ए का राइट आ जाएगा उसकी फील्ड में, उसके फील्ड से गुजरने का राइट आ जाएगा। ये था सेक्शन 51 का 46 का पार्ट। ओके, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है सो प्लीज़ गो टू कमेंट बॉक्स, कमेंट में करिए, मैं कमेंट का ज़रूर आंसर करूँगा। अब बात करते हैं सेक्शन 47 की। जो सेक्शन 47 है 51 में डिस्क्राइब, उसमें क्या है, देखिए फ्रेंड्स, जब मैंने एक्सटिंक्शन की बात कर रहा था उस सेक्शन 47 में बताया गया था कि अगर कोई व्यक्ति जो है 20 साल तक अपने राइट को एंजॉय नहीं करता तो उसका राइट ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल ए एंड बी दो पर्सन हैं। ओके, ए को क्या मिला हुआ है, राइट टू वे मिला हुआ है कि अपने घर तक जाए वो।
ओके, अब ए जो है 20 साल तक उसी सड़क पे आया ही नहीं, वो अपने घर तक ही नहीं गया, उसने कभी भी ईजमेंट का राइट यूज़ ही नहीं किया, 20 साल तक उसने वो यूज़ ही नहीं किया, तो ऐसा माना जाएगा कि उसका जो राइट है वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, उसको ईजमेंट नहीं दी जाएगी। अगर वो 20 साल के बाद आता है कि हाँ मैंने अपने घर तक जाना है, मुझे रास्ता दिया जाए, तो वो जो है वो रास्ता लेने के लिए नहीं लायबल होगा। ओके, लेकिन अब सेक्शन 51 क्या कहता है? सेक्शन 51 कहता है कि फॉर एग्जांपल कि अगर ए जो है, ए अपने घर तक जाने, जो उसको राइट मिला हुआ था अपने घर तक जाने के लिए, वो 20 साल से पहले पहले आ जाता है। ओके, 20 साल अभी पूरे नहीं हुए, वो 20 साल से पहले ही आ गया वापस और वो राइट यूज़ करने लग गया, तो ऐसा माना जाएगा कि वो जो ईजमेंट थी वो फिर से रिवाइव हो जाएगी। ओके, अब ए ने क्या किया, ए जो है, ए 10 साल के लिए कहीं चला गया, उसने 10 साल के लिए जो राइट टू वे यूज़ नहीं किया अपने प्रॉपर्टी तक जाने का। अब बी को लगा कि हाँ ये तो वापस आएगा ही नहीं। ओके, और जब वो आएगा उसको कहेगा कि तूने इतने टाइम तक तो यूज़ किया नहीं, तो अब क्या करेगा तो यूज़। लेकिन बी ऐसा नहीं कह सकता, उसको 20 साल तक वेट करना पड़ेगा। अगर वो 20 साल के अंदर एक भी दिन आ गया, एक भी दिन आ गया, तो ऐसा माना जाएगा कि वो जो है उसको राइट टू ईजमेंट दिया जाएगा, उसका राइट टू ईजमेंट रिवाइव हो जाएगा। ओके, 20 साल से पहले पहले अगर वो अपना राइट यूज़ कर लेता है तो जो है ऐसा माना जाएगा कि उसकी ईजमेंट जो है वो रिवाइव हो गई। ओके फ्रेंड्स, सो ये था सेक्शन 51 में डिस्क्राइब 3 सेक्शन, सेक्शन 45, 46 एंड 47। 45 में क्या था, अगर डिस्ट्रॉय हो जाएंगी कोई भी हेरिटेज, दोनों हेरिटेज डिस्ट्रॉय हो गई और 20 साल के अंदर अंदर वहाँ पे फिर से बन गई, तो ईजमेंट का राइट वापस आ जाएगा। 46 का यूनिटी ऑफ ओनरशिप, अगर कोर्ट के द्वारा ऐसा कहा जाएगा कि हाँ ये ओनरशिप जो है ये नहीं मानी जाएगी, तो वो फिर से वापस ईजमेंट में ही आ जाएगी और राइट भी क्या है हो जाएगा, रिवाइव हो जाएगा ईजमेंट का। थर्ड, सेक्शन 47 इंजॉयमेंट का, अगर 20 साल से पहले पहले वो अपना राइट को इंजॉय कर लेता है तो ऐसा माना जाएगा कि हाँ ईजमेंट क्या हो गई, ईजमेंट रिवाइव हो गई। आई होप अब फ्रेंड्स आपको ये सेक्शन 51 समझ लग गया होगा, रिवाइवल ऑफ ईजमेंट का। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, प्लीज़ गो टू कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर आंसर करूँगा। और आप मुझे कोई भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो इसके रिलेटेड, सो प्लीज़ कमेंट में टॉपिक भी लिखिएगा, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। लीगल एजुकेशन और नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें।